चलो रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। ये किसकी आइडिया रहती है ये सब पहन के आने का? दिक्कत हो जाती है पढ़ाते वक्त। ओके, क्या नहीं पढ़ाओ ना, वो मैं भी बोलते रहता हूँ हर साल की छुट्टी दे 2 सालों क्यों, ये टाइम पास करना है, बट है ना वही तो, बट कोई सुनता ही नहीं है क्या। हाँ तो मतलब लेक्चर बिना रखे फिर रेडियो के यहाँ पे तुम लोग फोटोज खिंचवाते बैठो, चलेगा? हाँ वही तो, नहीं नहीं यार अभी लगा दिया लेक्चर तो कंप्लीट करना पड़ेगा। चलो नहीं नहीं नहीं, थोड़ा टाइम पास नहीं, अपना पहले से लेक्चर पीछे चालू है। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पे तो लिखना स्टार्ट करो। लास्ट टाइम हम लोगों ने एन फैक्टर लिखा था, चुपचाप बैठ जाओ। लास्ट टाइम हम लोगों ने एन फैक्टर लिखा था, बराबर। चलो ओल्ड डेफिनेशन न्यू डेफिनेशन लिख के हो गई। इक्विवेलेंट मास, ओल्ड डेफिनेशन न्यू डेफिनेशन। बेस हो गया, एसिड हो गया, एसिड भी हो गया, चार्ज भी हो गया, और क्या हुआ है? बस उतना ही हुआ है ना। ओके ठीक है, चलो पता चल गया कहाँ तक हुआ है। अब हेडिंग लिखेंगे एन। एन क्या रहता है? एन नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ है, हाँ चुप बैठो। अब यहाँ पे बस बस ठीक है, रुको। तो लिखो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, बातें बंद। और यहाँ पे एन और की दोस्त बात को पीछे, उसका नाम क्या है? हीर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एन फैक्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। एन फैक्टर में हम लोगों ने एसिडिटी, बेसिसिटी, फिर बाद में चार्ज, एंड अभी हम लोग देख रहे हैं एन, ठीक है। गिरना चाहिए, हाँ। अरे वो मैं लूज कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे सारी चीजों के साथ ऊपर आ रहे हैं, हाँ ना, फालतू कुछ तो। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, हाँ। अब देखो भाई, लेट अस स्टार्ट विद, इसमें ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये अगले साल भी मैं पढ़ाऊंगा। जरा फैन ऑफ कर दो ना। अब ध्यान दो, ये अगले साल सेम चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर जो अभी हम लोग कर रहे हैं कवर, ठीक है। ये तुम लोगों को याद होना ही चाहिए। इस चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू ये चीजें नहीं आएंगी वापस है, सुन भाई। तो इस चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू ये सब चीजें नहीं पूछी जाएंगी, अगले साल के चैप्टर में तो है ना, तो अभी बाय हार्ट कर लेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। ओके, अब हाँ हम लोग वापस पढ़ क्या रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? एन फैक्टर, हाँ देखा, उसका ध्यान नहीं फिर भी वो आंसर दे रही है। एन फैक्टर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? एन फैक्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें ये 4th टाइप है एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, ठीक है। तो अभी के लिए तुम लोगों को जो भी पढ़ाऊंगा ना वो बाय हार्ट तो करना है, वो बाद में कर लेना खुद से, बट अभी के लिए तुम लोगों को कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो बताना है, ठीक है। जिसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं ओए। ओए मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंडरगोज रिडक्शन, ठीक है, एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है या कम होता है? कम होता है, रिड्यूस होगा ना, रिडक्शन कम होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंडरगोज रिडक्शन, ठीक है, अंडरगोज रिडक्शन, एंड जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस या रिड्यूसेस, समझ में आ रही है, ठीक है। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सबसे इंपॉर्टेंट 2 है, उसमें का पहला क्या है भैया? नाम बताओ, फॉर्मूला मत बताना। पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, समझ में आ रहा है। व्हाट इज द कलर ऑफ KMnO4? पिंकिश पर्पल, ठीक है। तो इसका कलर रहता है, मुझे कोई कलर नहीं सिखाएगा सालो, ठीक है, हाँ कि ये वो नहीं है, चलता है, पिंकिश पर्पल, ठीक है। अब ये KMnO4 अलग अलग मीडियम्स में रिएक्ट करता है। उसके रिएक्टिविटी देखने से पहले व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn, होगा कूलिंग होगा। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn ओवर हियर, और व्हाट इज, कितना है? +7 है, कितना है? अरे बाकी लोग आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने, याद है ना पक्का? ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर Mn का यहाँ पे है +7।
नाउ व्हेन इट इज रिएक्टेड इन, देखो भाई, इट कैन बी रिएक्टेड इन एसिडिक, बेसिक, एंड तीसरा कौन सा रहेगा भाई? न्यूट्रल. वेरी नाइस. तो इट कैन बी रिएक्टेड विथ सॉरी इन एसिडिक मीडियम. एसिडिक मीडियम मतलब एरो के ऊपर क्या लिखा रहेगा? H प्लस. बेसिक मीडियम मतलब एरो के ऊपर OH माइनस, या फिर न्यूट्रल. ठीक है. न्यूट्रल इज समटाइम्स ऑल्सो रेफर्ड एज वीकली बेसिक. कभी कभार इसको डायरेक्ट वो बेसिक ही बोल देंगे. हाँ, मतलब अभी तुम लोगों को एक डाउट आ रहा होगा, बेसिक तो 2 हो गया, फिर तो ये जो नीचे वाला बेसिक है ना, ये हम लोग एक ही रिएक्शन में यूज करेंगे अगले साल. ठीक है. ये वाला जो है ओनली इन वन रिएक्शन ऑफ DNF ब्लॉक. ठीक है. DNF ब्लॉक करके अगले साल एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें एक ही जगह पे ही यूज होगा, बाकी किधर यूज होने वाला है क्या? नहीं. ठीक है. ओके. अब ध्यान दो. तो एसिडिक मीडियम में अपना KMnO4, इट फॉर्म्स Mn2+. क्या बनाता है ये? Mn2+ का कलर रहता है कलरलेस. क्या रहता है? कलरलेस. अभी यहाँ पे व्हाइट यूज करूंगा तो तुम लोगों को दिखेगा ही नहीं ना, इसलिए वो थोड़ा सा कलरलेस. ठीक है. ये समझ में मतलब दिख रहा है ना ऐसे अच्छा खासा. ठीक है. उसके बाद इन न्यूट्रल मीडियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इट फॉर्म्स MnO2. क्या बनाता है? तो न्यूट्रल मीडियम में उसका कलर क्या बनेगा जो यूज किया है? हाँ, क्या बनेगा? ब्लैक बनेगा. क्या बनेगा? ब्लैक. ठीक है. एंड व्हेन इट इज रिएक्टेड इन बेसिक मीडियम, इट फॉर्म्स K2MnO4. ठीक है. ग्रीन. समटाइम्स ऑल्सो रिटन एज MnO4 2-. समझ में आ रहा है? 2 K+ निकल गए तो 2- बचेगा, तो इसका कलर क्या बनता है? ग्रीन. ठीक है. ये तुम लोगों को अगले साल याद रखना है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि अब से ही मतलब याद रखना स्टार्ट कर दो. ठीक है. तो वो इजी होगा ना देख देख के. ओके. अब इस चैप्टर में अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? N फैक्टर पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर. ठीक है. तो KMnO4 का ओरिजिनल ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? +7. एसिडिक में वो +7 से कहां पे जा रहा है? +2 जा रहा है. वेरी नाइस. व्हाट इज द N फैक्टर? 5. ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हुए हैं? +7 से +2 5. ठीक है. व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट इन MnO2? +4. ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आता है सबको. 1 ऑक्सीजन -2, 2 ऑक्सीजन -4, तो मैंगनीज +4. +7 से +4. व्हाट इज द N फैक्टर? 3. एंड लास्ट वाले में N फैक्टर निकालो, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर निकालो पहले Mn का. +6 आ रहा है, तो +6 +7 से +6. व्हाट इज द N फैक्टर? 1. समझ में आ रहा है? तो एसिडिक में KMnO4 क्या बनाता है? ये सब क्वेश्चन आते हैं फालतू से, 1 मिनट के अंदर इनके आंसर दे पाओगे ना. एसिडिक में क्या बनाता है? Mn2+. कलर कलरलेस. व्हाट इज द N फैक्टर? ओके. बेसिक में क्या बनाता है? K2MnO4. ध्यान दो. K2MnO4 कलर ग्रीन. व्हाट इज द N फैक्टर? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन बेसिक मीडियम? +6. समझ में आ रही है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है. ओके. एंड न्यूट्रल में क्या बनाता है? MnO2 कलर ऑक्सीडेशन नंबर +4 N फैक्टर. समझ में आ रहा है? कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन उल्टा फुल्टा. ओके. अब इसको याद रखने के लिए, मतलब N फैक्टर याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है. देखो ऐसे अज्यूम करना है, एक बांग्लादेश की गाड़ी है, दिख रही है बांग्लादेश की गाड़ी? यस. उसका नंबर प्लेट एंड उसका नंबर है 153. क्या है भाई? समझ में आ रहा है? बांग्लादेश की गाड़ी 153. ठीक है. BAN 153. बेसिक में 1, एसिडिक में एंड न्यूट्रल में खत्म. समझा? ठीक है. ट्रिक समझ में आ रही है भाई? याद रखना. चलो नेक्स्ट लिख दीजिए पहले फास्ट. अरे यार तुम लोग वापस. सॉरी. हाँ देखा उसने लिख लिया. रख लो. अब इसके बाद सेकेंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट B. ध्यान दो भाई. एक मिनट जाओ बाहर जाके करो. वो सेकेंड रो में कोई तो बैठा है, तो छोड़ो. अब यहाँ पे B K2Cr2O7. बातें बंद बाद में. अब इसका नाम K2Cr2O7 का नाम पोटेशियम डाइक्रोमेट. पता ही है? ओके. पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर रेडिश ऑरेंज. ठीक है. तो K2Cr2O7 का कलर रहता है रेडिश ऑरेंज.
का कलर रहता है रेडिश ऑरेंज। निकालो भाई क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, बातें बंद। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो +6। वेरी नाइस। ए सबको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आ रहे हैं। फर्स्ट बेंच ध्यान दो यहाँ पे, ओए यहाँ पे बाद में वो लिखते बैठो अभी। अब देखो अभी के लिए ये लिखना स्टार्ट करो, मेन तो फ्लो में वो जल्दी होगा। अब यहाँ पे व्हेन दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड, ध्यान दो ये जब रिएक्ट होता है, ठीक है, देन इट फॉर्म्स Cr3+। क्या बनाता है ये, समझ में आ रहा है? ओके, K2Cr2O7 में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, +6 एंड Cr3+ में +3। व्हाट इज द एन फैक्टर, गलत, लास्ट टाइम पढ़ाया था ना बे। तो एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, बट K2Cr2O7 में कितने क्रोमियम है, 2 है, तो 2 के लिए इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6। लास्ट टाइम बैलेंसिंग में भी कर रहे थे, याद है कुछ, ठीक है। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाता है, +6। एंड ये कलर चेंज कौन सा दिखाता है, रेडिश ऑरेंज से। अब कलर कौन सा यूज कर रहा हूं मैं, क्या है कलर ब्लाइंड हो, हाँ, और ग्रीन भी नहीं, कौन सा बनाता है, डर्टी ग्रीन, ठीक है, ऐसे एकदम, हाँ ऐसे ब्राउनिश ग्रीन काइंड ऑफ रहता है, एकदम घटिया सा, ठीक है, तो डर्टी ग्रीन वही नाम है उसका, हाँ सच्ची। तो क्या पता किसी लड़की ने निकाले रहेंगे, वही तो, मेरे को तो ग्रीन ग्रीन ही दिखता है। हाँ यस, ऐसे ऐसे ही किसी ने निकाला है। yes, मैं भी इस चीज का कुछ बड़ा फैन नहीं हूँ। अब देखो नेक्स्ट, अब उसी बदले K2Cr2O7, ध्यान दो जरा, K2Cr2O7 when it is added to K2Cr2O7 when it is added to acidic, sorry, basic medium, ठीक है, OH-, it forms K2Cr O4। समझ में आ रहा है, ठीक है। K2Cr2O7 को क्या बोलते हैं, ए ध्यान दो भाई, K2Cr2O7 को पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्योंकि 2 क्रोमियम थे, तो K2Cr O4 को क्या बोलेंगे, पोटेशियम क्रोमेट। क्या बोलेंगे, पोटेशियम क्रोमेट। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7, +6। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr O4, +6 ही है, तो इज इट अ रेडॉक्स रिएक्शन, नो इट इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ रहा है, ये सिर्फ इसका स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है। व्हाट इज द कलर इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में कौन सा कलर है, रेडिश ऑरेंज दिख रहा है, एंड बेसिक मीडियम में येलो, वेरी नाइस, ठीक है। तो बेसिक मीडियम में इसका कलर रहता है येलो एंड एसिडिक मीडियम में इसका कलर रहता है रेडिश ऑरेंज। ये सब टाइम पास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नीट में तो भर भर के आते हैं, क्योंकि 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा ना, इनका आंसर पता है तो ऐसे टक टिक करके आ जाने का, खत्म बात, ठीक है। अब नेक्स्ट, इसे याद रखने के लिए तुम लोग याद रखोगे ABCD, ठीक है, A करस्पॉन्डिंग टू D, B करस्पॉन्डिंग टू C। एसिडिक मीडियम में DD डाइक्रोमेट, ये समझ में आ रहा है, एसिडिक में डाइक्रोमेट, बेसिक में क्रोमेट, ठीक है, एसिडिक डाइक्रोमेट बेसिक क्रोमेट, खत्म, ठीक है, लिख दो ये। एंड फिर बाद में K2Cr2O7 एंड K2Cr O4 इनके स्ट्रक्चर्स बनाना आता है क्या तुम लोगों को, ये बनाने कैसे ही आएगा, तुम लोग तो गधे हो यहाँ पे। अब देखो भाई, तो अब दोनों का K2Cr O4 एंड K2Cr2O7 नहीं, वो CR5 का था। अब यहाँ पे देखो बे गधो, अब कैसे करते हैं, तो पहले सेंट्रल एटम निकालेगा, क्या निकालने का, सेंट्रल एटम, ध्यान दो। तो पहले हम लोगों ने निकाला सेंट्रल एटम विच इज Cr, फिर बाद में जितने K है उतने बनाने के ओके, कुछ याद है क्या, जितने K है उतने बनाने के ओके, कितने K है, 2 है, तो एक ओके दूसरा ओके, अरे सब बराबर ना। फिर बाद में जो ऑक्सीजन बचे वो बनाने के डबल बॉन्ड O, किया है ना, तो फास्फोरस के बाद सल्फर नहीं किया क्या बे, सल्फर एंड ऑल अदर, KMnO4 किया है,
मतलब सिर्फ ऑक्सी एसिड्स ही पढ़ा है क्या? तो थोड़ा मॉडिफाई कर लो ना खुद से, इतना क्या बताओ ऐसे कैसे? अरे वो मैं केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाता हूँ भाई, तुम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ाया तो मैंने ये पार्ट मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कर। रुको मैं, हाँ तुम लोगों को सिर्फ ऑक्सी एसिड्स पढ़ा के मैंने खत्म कर दिया। ओके हाँ, तो देखो भाई ये ट्रिक है ना बहुत जगहों पे काम आती है। सॉरी मुझे लगा कि वो हो गया। ठीक है चलो, ये ट्रिक सेम, हाँ वो H2SO4 H3PO4 वो सब में जो ट्रिक पढ़ाई है वो हर जगह पे काम आ सकती है। ठीक है, सिर्फ H के बदले K या फिर Na कुछ भी आ सकता है, समझ में आ रहा है? तो अभी H के बदले यहाँ पे क्या है? K है, तो जितने K उतने OK। पहले कैसे था, जितना H उतना OH, तो अभी जितने K उतने OK। अगर Na रहता तो जितने Na उतने ONA। समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, तो 2 ONA आ गए, फिर बाद में कितने ऑक्सीजन बचे? देखो वापस चलो, पहले सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते वक्त सेंट्रल आइटम बनाने का, क्या बनाने का? सेंट्रल आइटम। यहाँ पे सेंट्रल आइटम कौन सा है? Cr, तो Cr बना दिया। फिर बाद में स्ट्रक्चर में जितने K रहेंगे उतने ऑक्सीजन के बॉन्ड्स बनाने के, ठीक है, ओके बनाने का। तो यहाँ पे कितने K है? 2 है, तो एक ऑक्सीजन अटैच टू K, दूसरा ऑक्सीजन अटैच टू K। समझ पा रहे हो? फिर बाद में कितने ऑक्सीजन बच गए? जो ऑक्सीजन बचते हैं उनका क्या बनाने का? डबल बॉन्ड हो, तो एक डबल बॉन्ड हो, दूसरा डबल बॉन्ड हो। दिस इज योर स्ट्रक्चर। समझे? पक्का? इसकी ज्योमेट्री क्या आएगी? टेट्राहेड्रल एंड हाइब्रिडाइजेशन sp3। समझ में आ रहा है? पक्का? नेक्स्ट, अब उसी बदले K2CrO4 सॉरी O7। अब यहाँ पे कितने क्रोमियम है? 2 है, तो एक क्रोमियम दूसरा क्रोमियम, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने का इसमें ऐसा कुछ पढ़ाया है, बाद में रिवाइज करना है एक बार। तो अब पहले कितने के हैं? 2, तो एक ओके इसको, एक ओके इसको, ये समझ पा रहे हो? फिर बाद में कितने ऑक्सीजन बचे? 5 बचे। अब 5 बचे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक बच गया, किसको दूं? बीच में देंगे। वेरी नाइस, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो ये अपना दूसरा स्ट्रक्चर बन गया। समझा? अगर समझ में आ गया होगा तो तुम लोग KMnO4 एंड K2MnO4 इन दोनों के स्ट्रक्चर बना लो प्रैक्टिस के लिए। फिर पक्का समझाइए? ओके, करो ये दोनों ट्राई करो। K2MnO4 KMnO4 एंड K2MnO4 उनके स्ट्रक्चर्स बनाओगे। हाँ हो गया। नेक्स्ट, अब इसके बाद भाई ये सब कलर्स वलर्स एन फैक्टर ये याद रखना है, ठीक है? इस चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू एन फैक्टर जो कि इसमें इजी है, KMnO4 BN153 एंड K2Cr2O7 का 6। इस चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बट बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ अगले साल मैं नहीं पढ़ाऊंगा भाई, सॉरी मैंने बोला ना अगले साल मैं पढ़ाऊंगा। इनऑर्गेनिक का पार्ट है ना वो, मैं फिजिकल पढ़ा रहा हूँ, तो अगले साल जब पढ़ोगे तब ये बिट काम आएगा, ठीक है? इधर आगे थर्ड H2O2, यहाँ पे H2O2 एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस H2O2 एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है वो खुद रिड्यूस होता है। रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2? -1, ठीक है? तो यहाँ पे H2O2 -1 से, ध्यान दो, -1 से रिड्यूस होके माइनस किस में जाएगा भाई? कम होके, -1 से कम होके किस में जाएगा? -2 में। ऑक्सीजन का -2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है, पता है ना? एंड -2 में जब जाता है तो ये बनाता है H2O। समझ में आ रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या बना? -2। अब यहां पर -1 से -2, व्हाट इज द एन फैक्टर? -1 से -2, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड? गलत, 2, ठीक है? तो एक ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, बट H2O2 में कितने ऑक्सीजन है? 2 है, तो इंटू 2 करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो आंसर कितना बनेगा? इन फैक्टर 2। एनी डाउट? इसका कुछ कलर वलर नहीं रहता, ये कलरलेस है, ठीक है? नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं रिड्यूसिंग एजेंट, RA, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? लिखो भाई जल्दी, RA, रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट में सबसे पहले हम लोग वापस पढ़ने वाले हैं H2O2। H2O2 कैन एक्ट एज बोथ
बातें बंद. H2O2 can act as both reducing and oxidizing agent. Why? H2O2 can act as both reducing and oxidizing agent. Why? तो मतलब एज वेल एज जीरो. ठीक है, मतलब ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर है. क्या बोलते हैं इसको? इंटरमीडिएट. समझ में आ रहा है? लोएस्ट भी नहीं है, हाईएस्ट भी नहीं है, बीच में किधर है? तो इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज बोथ. ये सबको समझ में आ रहा है? लेक्चर्स रिवाइज करके आया करो. हम लोग एक हफ्ते में एक बार मिलते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो रिवीजन करके आया करो. अब यहाँ पे H2O2 जब रिड्यूस होगा, रिड्यूसिंग एजेंट इटसेल्फ अंडरगोस ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, बढ़ेगा. तो -1 से बढ़ के ये कहां पे जाएगा? 0 में जाएगा. ठीक है, H2O2 O2 में कन्वर्ट होता है. When it is acting as a reducing agent, ये -1 से 0 में जाता है एंड O2 में कन्वर्ट होता है. ठीक है, अब यहाँ पे व्हाट इज द एन फैक्टर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हैं? 2. वेरी नाइस. एन फैक्टर, एक ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, बट 2 ऑक्सीजन है तो इंटू 2 करेंगे, विच इज इक्वल टू 2. ठीक है, समझे? ये समझ में आ रहा है? इंटू 2 क्यों कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? KMnO4 में नहीं कर रहे थे बिकॉज ओनली 1 MnO वाज देयर. K2Cl2O7 में इंटू 2 किया था बिकॉज 2 क्रोमियम एटम्स वर देयर. यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन एटम्स है. बोलो, वो तो बैलेंसिंग है, वो बात की बात. बैलेंसिंग का बीच में मतलब ये समझे? पक्का? ओके. और यहाँ पे नहीं, सॉरी, मुझे लगा तुम इसका बोल रहे हो कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है. यहाँ पे 2 है तो ठीक है ना. एक ऑक्सीजन -1 से 0 गया, दूसरा भी, दोनों के दोनों -1 से 0 जा रहे हैं, तो दोनों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए. वो पहले से ही बैलेंस्ड है, वहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं है. ये समझ में आ रहा है? पक्का? नेक्स्ट. अब उसके बाद सेकंड हम लोग पढ़ने वाले हैं बी. अपना ये क्या बोलते हो उसको? C2O4 2-. समटाइम्स ऑल्सो गिवन एज H2C2O4. इसका नाम किसी को पता है क्या? ओके, दिस एसिड इज कॉल्ड एज ऑक्सैलिक एसिड. क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सैलिक एसिड. ये दिखता कैसा है? ये ऐसा दिखता है, COOH COOH. समझ में आ रहा है? या फिर C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH. ठीक है, अब ऑक्सैलिक एसिड, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालो पे कार्बन का. चलो, C2O4 2-. कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो. +3. ये +3 से ऑक्सीडाइज होके बनता है CO2. व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन ओवर हियर? CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड का +4. ओके, तो +3 से कार्बन जा रहा है +4 में. व्हाट इज द एन फैक्टर? है 2. वेरी नाइस. +3 से +4, 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर. तो एक सिंगल कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, बट यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 है, तो इंटू 2 करेंगे तो एन फैक्टर कितना आएगा? 2 आएगा. समझ में आ रहा है? हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर देख रहे हैं, ऊपर की मेन हेडिंग एन फैक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो देख रहे हैं. ठीक है, ओके, ये लिख दो. तो अपने क्या बोलते हैं इनको? ऑक्सैलिक एसिड के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इज नंबर ऑफ कार्बन एटम ना. इसमें 2 ही कार्बन है, तो वही आंसर रहता है. नेक्स्ट. अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं H2. इसका हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा था क्या? जरा देखो, चेक करो. H2S2O3 ये पढ़ाया था क्या? H2S2O3 देखो एक बार. ऐसे बहुत सारे कंपाउंड किए हैं, तो ये कर रहा है कि एक बार स्पेसिफिकली देखो, चेक करो. हाँ, फर्स्ट लेक्चर में ही कराया होगा, अगर कराया होगा तो. नहीं है? H2S2O3 किया है? ओके, ठीक है, चलो. तो अब वापस एक बार, ये तुम लोग भूल गए रहोगे तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो. ठीक है, चलेगा. अब ओके, ठीक है, चलेगा, मैं बताता हूँ. अब देखो, ध्यान दो. दिस एसिड, ठीक है, ये भी एक एसिड है, इज अ डेरिवेटिव ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ, मैं समझे? हाँ, स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर.
इसका स्ट्रक्चर बनाओ, H2SO4 का स्ट्रक्चर। अभी जो रूल बताया था पहले क्या बनाने का, जितने H उतने OH, फिर बाद में डबल बॉन्ड हो। करो ये, आ गया। अब H2SO4 में से ध्यान दो, जितने H उतने OH एंड फिर बाद में डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। ठीक है, ये सेम ट्रिक इस कंपाउंड के लिए अप्लाई नहीं होती। ठीक है, एक बार तुम लोग इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो, गलत बनेगा, आता नहीं है ना मतलब, हाँ ये इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो। अभी जो ट्रिक पढ़ाई उससे भूल गए क्या? बस स्ट्रक्चर बनाओ ना, मतलब ऐसे ट्राई करो ना, हाँ कुछ भी बनाओ। हाँ मस्त मस्त, गलत है हाँ मस्त, गलत है। यस करेक्ट, मतलब ट्रिक के हिसाब से तुम्हारा करेक्ट आंसर है, बट एक्चुअल में वो गलत है। मतलब यहाँ पे वो ट्रिक अप्लाई नहीं होती। ये बहुत कम कंपाउंड्स है जहाँ पे ट्रिक अप्लाई नहीं होती। ठीक है, जिसमें से ये एक है, तो वो याद ही रखना, अच्छा होगा। हाँ बताओ, पूरा ही गलत है। तुम्हारे ऑक्सीजन बढ़ कैसे गए? 3 ऑक्सीजन थे, तुमने 5-5 बना लिए। अब देखो बैच, तो तुम लोगों ने बनाने की कोशिश की रहेगी, कैसे बना? SOS OH OH, कितना बन पा रहा है सबसे? पक्का? अब ध्यान दो, बट ये सल्फ्यूरिक एसिड का एक डेरिवेटिव है जिसमें डबल बॉन्ड O दो थे ना बे सल्फ्यूरिक एसिड में, वो एक डबल बॉन्ड O रिप्लेस हो जाता है एंड डबल बॉन्ड S आता है। समझ में आ रहा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिख रहा है, H2S2O3। ठीक है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज थायोसल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर को और एक शब्द रहता है थायो, क्या रहता है? थायो। तो जब ऑक्सीजन के बदले सल्फर मतलब थायो आ गया, तो सल्फ्यूरिक एसिड से क्या बन गया? थायो सल्फ्यूरिक एसिड। ये समझ पा रहे हो? ठीक है, ओके। तो थायो सल्फ्यूरिक एसिड लिख देना, इसका नाम चाहिए तो। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं Na2S2O3। Na2S2O3 में क्या होगा भाई? जितने Na उतने ON। क्या कर रहे हैं ना वही, वो उसमें ही मतलब देखो एग्जाम में H2S2O3 नहीं यूज होगा, एग्जाम में उसका सॉल्ट यूज होता है Na2S2O3, चलेगा? ठीक है, तो बट वो पढ़ाया नहीं था इसलिए ये पहले बता दिया, और ये कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें पहली बात तो जितने Na उतने क्या आएंगे? ONA, उतना ही डिफरेंस है। ठीक है, जरा इसका ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते थे, मैं भूल गया ऑक्सीडेशन नंबर बताना। अब जरा मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताओ, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस सेंट्रल सल्फर? sp3। सबको इतना समझ में आता है, 4 बॉन्ड पेयर्स है, sp3 बनेगा। ओके, तो ये है sp3 एंड व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस सल्फर एटम? डबल बॉन्डेड को क्या बोलते हैं? sp2। क्या बोलते हैं? sp2। ठीक है, तो ये है sp2। Which one is more electronegative? sp3 कार्बन एटम मतलब sp3 सल्फर या sp2 सल्फर? sp2 is more electronegative। पढ़ा है ये तुम लोगों को, प्रोडक्ट टेबल में किया रहेगा, sp2 is more electronegative। ठीक है, तो कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है? sp2। अब sp2 अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 की ज्यादा रहती है, तो sp2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा या देगा? खींचेगा, तो इट विल कैरी प्लस या माइनस? माइनस। समझ में आ रहा है? अब ये कितने इलेक्ट्रॉन खींचेगा? डबल बॉन्डेड है तो 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा। 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो sp2 वाले ऊपर वाले के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? -2। नीचे वाले ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन का चार्ज -2, OH का चार्ज, इस OH का चार्ज, टोटल -2 -2 -1 -1 -6 तो बीच वाला सल्फर +6। ये देखो बे ध्यान दो, इसके ऊपर 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोथ द सल्फर इन H2S2O3? इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है? -2 एंड +6 दिख रहा है, -2 +6। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, जस्ट व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2S2O3? अभी इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल, इसको भूल जाओ, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो जो पढ़ाया था बाद में से। +2 आ रहा है सबका +2, ये निकाल पाओगे ना बे? तो जस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी तो क्या टिक करके आओगे?
बट इंडिविजुअल पूछा तो क्या टिक करके आओगे, -2 + 6, समझा, पक्का, ओके। अब यहां पे आता है जो मेन मुद्दा है। अब देखो भाई, Na2S2O3, इसे हम लोग प्यार से बोलते हैं हाइपो, क्या बोलने का इसको, हाइपो। When it is reacted, it forms, ये पढ़ाया है मैंने, Na2S4O6, याद है Na2S4O6 किया ये हम लोगों ने किया हुआ है। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो एंड एन फैक्टर बताओ, चलो। Na2S4O6 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो एंड एन फैक्टर बताओ। ऑक्सीडेशन नंबर आया उस तरफ वाले का, ऑक्सीडेशन नंबर आया उस तरफ वाले का, कितना आ रहा है, 10/4 बराबर 10/4 मतलब +2.5, एंड यहाँ पे क्या आ रहा था, +2, +2 से +2.5 कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, 0.5। एक सल्फर 0.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, तो 2 सल्फर कितने करेंगे, 1 करेंगे, तो n = 0.5 × 2 विच इज 1। ये इतना तो निकाल पा रहे हो तुम लोग, बाकी सब तुम लोगों को अगले साल पढ़ा दिया जाएगा, सिर्फ n फैक्टर तो अभी एटलीस्ट निकाल के आना चाहिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ओके। ये हो गया अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, ये हम लोग और अच्छे से देखेंगे बाद में, अभी के लिए हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इज, हेडिंग लिखना, क्या बोलते हैं उसको, 5th पॉइंट, वी क्या था, वैलेंसी। वैलेंसी किसकी रहती है, एलिमेंट्स की रहती है, किसकी रहती है, एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स मतलब क्या, तो एक ही आइटम रहता है उसके अंदर, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ाने जैसा है नहीं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बताओ बे, वैलेंसीज बताते जानिए तुम लोगों को। लिथियम की वैलेंसी 1, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब ध्यान दो, तो फिर अगर तुम लोगों को कुछ एलिमेंट दिया और उनके एन फैक्टर पूछे, ध्यान देना, एलिमेंट एंड उसका एन फैक्टर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ O2, वैलेंसी निकालनी है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ O2, गलत, 4। देखो भाई, वैलेंसी ऑफ 1 ऑक्सीजन इज 2, बट O2 में 2 है, बाद में से जो × 2 कर रहे थे, तो वैसे यहाँ पे भी 2 आ गए, तो O2 की वैलेंसी कितनी लोगे, 4। H2 की वैलेंसी 2, Cl2 की वैलेंसी 2, समझ पा रहे हो, लिख दो। अभी हम लोग क्वेश्चंस पे जाएंगे, मतलब अभी थोड़े से फॉर्मूलाज करेंगे, रिवीजन एक बार, एंड फिर आगे बढ़ेंगे। चलो भाई, लिखना स्टार्ट करो। फर्स्ट बेंच यहाँ पे, तो फॉर्मूलाज क्या, वो फर्स्ट ही बैठी है ना, बैठे। अब तो हाँ, अब फॉर्मूलाज, अब इसमें हम लोग कुछ पुराने फॉर्मूलाज देख रहे थे मोल कॉन्सेप्ट के, ठीक है। अब मोल कॉन्सेप्ट का फर्स्ट, तो तुम लोगों को याद है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊं, तो पच क्या कर रहे हो तो फिर, मतलब इधर मैं इंसानियत दिखा रहा हूँ वापस रिवीजन देके, और तुम लोग पच कर रहे हो। अब देखो भाई, पहला फॉर्मूला, n इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, हाँ, Gm/Mn, गिवन मास अपॉन मोलार मास, ये पता है, ओके। अब वैसे ही और एक फॉर्मूला है, ध्यान दो, सेकंड, अभी हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले, पूरा चैप्टर इसके ऊपर ही है, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये समझ में आ रहा है, पक्का। तो इट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है। मोलर मास की डेफिनेशन क्या थी, मास ऑफ 1 मोल, वेरी नाइस। मोलर मास की डेफिनेशन रहती है मास ऑफ 1 मोल, इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन हो जाएगी मास ऑफ 1 इक्विवेलेंट, फॉलोड, समझ पा रहे हो ये, ओके। अब
व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट मास? हाँ, तो ये हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के ही फॉर्मूलाज देख रहे हैं अभी के लिए ज्यादा करके, तो ये पहला फॉर्मूला हो गया। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट मास? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, नहीं कुछ भी नहीं वो नहीं। ओके, मोलार मास अपॉन एन फैक्टर क्या था? मोलार मास अपॉन एन फैक्टर, लास्ट लेक्चर में लिखा के दिया था। क्या कर रहे हो? मोलार मास अपॉन एन फैक्टर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अगर मैं ऊपर वाले फॉर्मूला में पुट कर दूं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के, ध्यान दो, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, जहां पे मैं मोलार मास अपॉन एन फैक्टर लिख दूंगा, तो मोलार मास बाय एन फैक्टर। समझ पा रहे हो? ये एन फैक्टर डिवीजन के डिवीजन में वो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, पता है? ओके, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बिकम्स गिवन मास अपॉन मोलार मास इनटू एन फैक्टर। गिवन मास अपॉन मोलार मास क्या रहता है? नंबर ऑफ मोल्स रहता है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। वेरी नाइस, ये समझ पा रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी, ठीक है। थर्ड, सॉरी फोर्थ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। क्या रहता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, ऐसा कुछ पढ़ाया हुआ था, ठीक है। अब रिवीजन किया करो अबे तुम लोग, ऐसे मतलब बीच बीच में। तुम लोगों की तो मोल कॉन्सेप्ट के एग्जाम भी बहुत हो रही है ना। कुछ भी कवर अप सेशन हुए उनका क्या? अबे तो तुम लोग नहीं आए तो ना, कवर अप सेशन हुए थे, ये तो रिपीट रिपीट बैठ रहते हैं ऐसे। इनकी शक्ल देख देख के मेरे को घंटा लाने लग गया था एंडिंग में। हाँ तो ये रिपीट आए। तुम भी थे कुछ लेक्चर्स में। हाँ तो वही तो मेरी गलती कुछ मोलैरिटी किया था। नहीं मोलैरिटी किया था लास्ट लेक्चर में, तभी किया था ना मोलैरिटी। क्या हम लोग जो सोच के आए थे उसके बाद वाले में हुआ था, तो वापस आ जाने का, तो उसके बाद के बाद में भी सब में आ जाने का। चलो रिवीजन दे रहा हूं ना यहाँ पे। चलो, अब मोलैरिटी का फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, ठीक है। अब वैसा ही एक नया कंसेप्ट जो मैंने कवर अप में नहीं किया था, नॉर्मेलिटी, ठीक है। ये इसी चैप्टर में, मतलब मूल कॉन्सेप्ट में इसके क्वेश्चन हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। उसके लिए एन फैक्टर एंड ऑल वो सब पता रहना चाहिए। एन फैक्टर देखा ना कितना बड़ा था, वो एन फैक्टर के ऊपर आता है। नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? सॉरी नंबर ऑफ मोल्स नहीं, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, बराबर। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों के बीच का? मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करता है, नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ फ्रॉम फिफ्थ फॉर्मूला, मतलब इसको रीअरेंज करो एंड टेल मी व्हाट इज द न्यू फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, दिख रहा है? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। लीटर मत भूलना है, नहीं तो यूनिट्स गड़बड़ा जाओगे। इसमें कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अगर इसमें मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला लिखूं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के सारे फॉर्मूला स्क्वायर ब्रैकेट में है, ढूंढो। n इंटू एन फैक्टर। तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला और एक थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो रहा है वो, n इंटू एन फैक्टर बाय वॉल्यूम इन, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर बिकम्स मोलैरिटी। देख पा रहे हो? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर इज नथिंग बट मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, इनके बीच का रिलेशन बहुत सिंपल आ जाता है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। वेरी नाइस, ये समझे?
एंड ये अगर मतलब ये इसको स्क्वायर ब्रैकेट नहीं करना है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है बट इस चैप्टर में हम लोग यूज नहीं करने वाले। अब ये अगर मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के फॉर्मूले में पुट कर दूं, सी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स एंड नॉर्मलिटी इज m इनटू nf इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, समझे? तो फाइनल फॉर्मूला नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का बन जाता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज मोलैरिटी इनटू n फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। अब पूरा चैप्टर इन 4 फॉर्मूलास के ऊपर ही, मतलब 4 भी नहीं 3 ही एक्चुअली, के ऊपर ही यूज होने वाला है। पहला फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन, वापस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का पहला फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। दूसरा फॉर्मूला n इनटू n फैक्टर, तीसरा फॉर्मूला n इनटू v एंड लास्ट वाला n इनटू m इनटू n फैक्टर इनटू v, ठीक है? लिख दो। ये 4 फॉर्मूलास के ऊपर भी हम लोग सब कुछ करने वाले हैं, बट उसके पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। क्वेश्चंस ये फॉर्मूलास भी किधर आ रहे हैं अपने को यूज करने, तो इन फॉर्मूलास के क्वेश्चन पहले करते हैं। क्या किए हैं पता है, बट फिर भी थोड़े से वापस। ओके चलो बे, यहाँ पे ध्यान दो। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फाइंड मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी। फाइंड, लिखो बे, मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ 500 ml ऑफ, बातें बंद यहाँ पे, 500 ml ऑफ H2SO4 solution containing 4.9 grams of H2SO4, ठीक है? यहाँ पे तुम लोगों को H2SO4 का मोलार मास निकालने आना चाहिए, मैं अभी के लिए डायरेक्ट दे रहा हूँ, ठीक है? मोलार मास सबको निकालने आ जाता है ना बे, H का मास प्लस सल्फर का मास प्लस ऑक्सीजन का मास, इतना तो आ जाता है ना। ओके मैं डायरेक्ट मोलार मास दे रहा हूँ। H2SO4 का मोलार मास रहता है 98 ग्राम पर मोल, ठीक है? अब ध्यान दो बे, तुम लोगों को मोलैरिटी निकालनी है, नॉर्मलिटी निकालनी है, ठीक है? मोलैरिटी और नॉर्मलिटी निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, किसके निकालेंगे, H2SO4 के, ठीक है? तो उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो सब जन। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलार मास, जल्दी करो। अब देखो यहाँ पे पहले ये तुम लोगों का आया कुछ, अच्छा तुम लोग अभी नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हो, ठीक है? देखो नंबर ऑफ मोल्स इज 4.9 गिवन मास अपॉन इट्स मोलार मास 98, ठीक है? दिस वंस आर दिस 20s आर, ये आ गया 1/20, 1/20 which can be written as 0.05 मोल, ठीक है? नेक्स्ट, फिर बाद में तुम लोग निकालोगे मोलैरिटी। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, तो 0.05 अपॉन 500 इंटू 1000। मैंने क्या क्या समझा, 500 अपॉन 1000 लीटर में कन्वर्ट होगा, तो वो डिवीजन में 1000 जो आता है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? तो ये कैसे होगा, दिस 5 1 जा 5 2 जा, तो 2 से इसको डिवाइड करूंगा, सॉरी मल्टीप्लाई करूंगा, तो आंसर आएगा 0.1 मोलार। इसका यूनिट क्या रहता है, मोलार या फिर मोल पर लीटर। अब नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे जस्ट फॉर्मूला देखो भाई, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, ठीक है? तो वो फॉर्मूला यूज करेंगे, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, तो मोलैरिटी आई 0.1 इनटू n फैक्टर कितना रहता है H2SO4 का 2, इसलिए n फैक्टर पढ़ाया है लास्ट लेक्चर से, ठीक है? 2 कैसे, क्योंकि इसके पास क्या है, 2H प्लस है, याद है वो 2H प्लस एसिड्स के लिए नंबर ऑफ H प्लस आयंस, रिवीजन करके आया करो। एंड यूनिट आता है इसका नॉर्मल, ठीक है? कैपिटल है नॉर्मल, फॉलोड। अब दूसरा और एक क्वेश्चन लिखो,
क्वेश्चन इज फाइंड molarity and normality of acidified of 100 200 ml of acidified KMnO4 solution containing 15.8 grams of KMnO4। एग्जाम में तुम लोगों को KMnO4 का मोलार मास नहीं देंगे, वो एक एक आइटम का देते हैं, मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ। मोलार मास ऑफ KMnO4 इज 158 ग्राम पर मोल। ठीक है, चलो ये सॉल्व करो जल्दी। मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी निकालना है वापस। सेम टाइप का क्वेश्चन है। हाँ, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन फैक्टर हो भैया? गलत। अरे वो BAN153 BAN153 याद है? बेसिक में 1, एसिडिक में 5, न्यूट्रल में 3। ये ट्रिक सिर्फ KMnO4 के लिए है। एसिडिक लिख के देखो ना ऐसे। चलो हाँ, 0.5 मोलारिटी आई। ए आप आ रहे क्या? अबे तुम लोग अभी तक इधर ही हो, तो आगे आगे ए बातें मत करो बे यार, करो। तू अभी तक क्वेश्चन लिख रही। नहीं कुछ ए जल्दी करो बे, बाकी पीछे वाले सॉल्व कर पा रहे हो यहाँ पे? कर लो कर। हाँ नहीं, वो तुम लोग लेट आए तो सर देखो तो भी क्या पता रुको एक नहीं मिनट। करके आया रहेगा। हाँ ठीक है, करेक्ट है। आ रहे ए यहाँ पे तुम लोग अभी तक यहाँ पे ही फंसे हो यार। तुम्हारा मोलरिटी, नॉर्मलिटी नहीं, मोलरिटी पहले निकालना है बेटा। तुम्हारा नॉर्मलिटी निकाला है तुमने भी। मोलरिटी वो नंबर ऑफ मोल्स है, उसके बाद मोलरिटी, फिर नॉर्मलिटी। फॉर्मूलाज देखो। अब देखो यहाँ पे तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 15.8 अपॉन 158 विच इज इक्वल टू 0.1 मोल। यहाँ पे ध्यान दो बे। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद मोलरिटी निकालना है। मोलरिटी का फॉर्मूला, और तुम लोग फॉर्मूलाज लिख नहीं रहे हो, आ रहा कुछ नहीं है तुम लोगों को, और वैसे कॉन्फिडेंस में नॉर्मलिटी लिख रहे हो। तो मोलरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स 0.1 अपॉन 200 by 1000। ये समझ में आ रहा है क्या? ये कट 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 कट, ये 10 ऊपर जाएगा तो 1 बनेगा। 0.1 into 10 1 1/2। आंसर कितना आएगा 1/2 का? 0.5 मोलार। ये मोलारिटी निकली। फिर तुम लोग नॉर्मलिटी निकालोगे, फॉर्मूलाज रिवाइज करते रहो। तो बाद में नॉर्मलिटी निकालने के लिए मोलारिटी इंटू एन फैक्टर विच इज 0.5 इंटू, अब एन फैक्टर निकालेंगे। एन फैक्टर यहाँ पे कितना लेंगे? 5। क्यों? बिकॉज एसिडिफाइड KMnO4 इज देयर। BAN153 समझ में आ रहा है? तो इधर 5, आंसर आएगा 2.5 नॉर्मल। अरे समझे? एक स्टेप तुम्हारी रह गई थी सिर्फ। ठीक है, गॉट इट? ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब हेडिंग लिखेंगे, नहीं हेडिंग, न्यू हेडिंग। अब इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तुम लोगों को नीट के जो भी क्वेश्चन नहीं आए रहेंगे ना, वो इस पार्ट के रहेंगे। ठीक है,
हाँ 2-3, हाँ मतलब हो गया ना, ऑलमोस्ट सारा हो रहा है, तो मतलब समझ में आ रहा है, चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है तुम्हारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग दूसरे चैप्टर्स का, क्योंकि दूसरे चैप्टर में आएगा, एंड प्लस थोड़ा सा मतलब मेंस एडवांस उस साइड पे है, ठीक है, तो उतना तुम लोगों को कुछ पढ़ते बैठने की जरूरत नहीं है। यहाँ के एग्जाम में ऑब्वियसली मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मैंने पढ़ाया है तो। अब हाँ, तो हेडिंग लिखेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। हाँ भाई, और वापस नीट पॉइंट ऑफ व्यू फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इजी रहता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं बट बहुत इजी वाले आते हैं। अभी तुम लोगों को जो पेपर बनेगा तो मैं कोशिश करूंगा इजी रखूं, बट पेपर डिफिकल्टी रहेगा वैसे थोड़ा सा कंपैरेटिवली। हाँ इजी मतलब बनना डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे हाथ से, तो वो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हेडिंग लिखो और डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करो। इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, डिक्टेट कर रहा हूं मैं, लिखना है इन अ केमिकल, इधर मैं फंस गया हूं यार। इन अ केमिकल रिएक्शन equal equivalents of, in a chemical reaction equal equivalents of, equal equivalents of reactants, equal equivalents of reactants reacts to form, equal equivalents of reactants reacts to form, reacts to form equal equivalents of products। अरे यही लॉ है, मैं क्या करूं, मतलब इक्वल इक्विवेलेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, इक्वल इक्विवेलेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, ये अपनी जिंदगी बहुत इजी कर देता है, बातें नहीं, लॉ समझा रहा हूँ, ध्यान देंगे यहाँ पे सब जन, यहाँ पे फर्स्ट बेंच लॉ समझा रहा हूँ, ध्यान दो। अब इसमें बातें नहीं बोला तो यहाँ पे देखो, अभी देखो, तो कोई एक रिएक्शन A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिविंग अस C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D। ये हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में भी किया हुआ है। मोल कॉन्सेप्ट में दिक्कत, रुको बातें मत करो, लास्ट वार्निंग, ठीक है, कुछ तो नई चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दो। अब मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग एक कंसेप्ट यूज करते थे मोलार रेशो का, याद है? मोलार रेशो बहुत दिक्कत वाली चीज रहती है बे, क्यों? बिकॉज यहाँ पे पूरी रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे मोलार रेशो क्या आएगा? ओके, A:B:C:D, और ये रेशो निकालने से पहले अपने को रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ती थी। उसके लिए हम लोगों ने एक जगह पे ट्रिक बनाई थी कंबेशन में, वो CXHY प्लस X प्लस Y/4 गिविंग अस X प्लस Y/2, ऐसा कुछ पढ़ाया था, ठीक है। बट वो सब भी करने में बहुत दिक्कत होती है ना, बैलेंसिंग एंड ऑल में, ठीक है। वो बैलेंसिंग करना ना पड़े इसलिए हम लोग यूज करते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अपने को गारंटीड बताता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगर मैं देखूं, रेशो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ठीक है, तो इन अ केमिकल रिएक्शन इफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ A इज Na and number of equivalents of B is NB, they will always be equal। मतलब इसका अगर एक इक्विवेलेंट यूज कर रहा है तो इसके साथ कितने भी रिएक्ट करेंगे, एक इक्विवेलेंट ही करेगा, एंड ये जो C देंगे वो भी कितने रहेंगे, एक ही रहेगा, सेम रहेगा, एंड जो D बनेगा वो भी कितना रहेगा, सेम रहेगा। ये समझ में आ रहा है? तो मोलार रेशो अलग अलग रहता है बट इक्विवेलेंट रेशो हमेशा सेम रहता है, मतलब 1:1:1:1। समझ पा रहे हो कुछ? ये होने का रीजन कोई बताना चाहेगा? बिकॉज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में हम लोग यूज करते हैं n फैक्टर। क्या यूज करते हैं? n फैक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, भूल गए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में हम लोग क्या यूज करते हैं? n फैक्टर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैलेंसी फैक्टर। क्या बोलते हैं उसको ना? तो पहले से वैलेंसी बैलेंस्ड कर दी हम लोगों ने। रिएक्शन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है? बिकॉज वैलेंसी अलग अलग रहती है ना। ऑक्सीजन के पास हमेशा वैलेंसी 2 रहती है, तो हाइड्रोजन हमेशा कितने रिएक्ट करेंगे उसके साथ? 2, तो वो 2:1 का रेशियो आता है। बट यहाँ पे हम लोगों ने पहले से n फैक्टर मतलब वैलेंसी बैलेंस कर दी है, तो जिसकी वजह से तुम लोगों को यहाँ पे इसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है क्या? मैंने क्या बड़बड़ की, थोड़ा सा समझ में आया? अब इसका क्वेश्चन में यूज क्या होता है वो देखेंगे, बट वो देखने से पहले जरा एक बार वापस फॉर्मूलाज रिवाइज करते हैं, ठीक है। अक्षरा
क्या कर रहे हो वहाँ पे पेपर पे? ओके, तो ध्यान दो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का सबसे पहला फॉर्मूला जो यूज नहीं होगा, गिवन मास अपॉन ए गलो, हाँ इक्विवेलेंट मास, हाँ इस क्वेश्चंस में कभी जनरल यूज नहीं होता, ठीक है, मोलर मास नहीं है, इक्विवेलेंट मास। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का दूसरा फॉर्मूला n इंटू एन फैक्टर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का तीसरा फॉर्मूला नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स, ठीक है, एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का लास्ट फॉर्मूला मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। याद है कुछ? ये अभी 4 ही फॉर्मूलाज हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। ओके, अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन इज एकदम डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन देता है, बट फिर भी एकदम इजीली सॉल्व हो जाता है। ये बहुत लाइफ एकदम सिंपल कर देता है, ठीक है, जिंदगी आसान। हाँ सच्ची। क्वेश्चन, फाइंड द मास ऑफ NaOH required to completely react with 500 ml of 0.3 molar H2SO4 solution। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चलो, अब यहां पे मुझे बताओ कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ओके, NaOH and H2SO4। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यू कैन राइट डाउन दैट नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ NaOH इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ, ये समझा, because these two are reacting with each other and in any reaction number of reactants is always equal, मतलब number of equivalents of reactant is always equal, ठीक है। now what they are asking for NaOH, क्वेश्चन रीड किया क्या मैं सबने? मास, क्या पूछ रहे हैं? मास। अब मास निकालने के लिए NaOH का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का। फर्स्ट वाला कभी यूज मत करना, वो लेंदी हो जाता है, मतलब दिक्कत भरा होता है। तो कौन सा यूज करेंगे? मोल्स। मास तो मोल्स से भी निकाल सकते हैं, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? n इंटू एन फैक्टर। H2SO4 के लिए उन्होंने क्या क्या दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? लास्ट वाला यूज कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव गिवन मोलैरिटी 0.3 मोलार, तो लास्ट वाला फॉर्मूला यूज, ये समझ में आ रहा है? लास्ट वाला फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे? तो विल यूज लास्ट फॉर्मूला मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, समझे? ओके, नहीं ये कौन बोला? ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं रुको, अब हाँ, अब NaOH के लिए नंबर ऑफ मोल्स दिया है क्या? नहीं, वही निकाल रहे हम लोग। एन फैक्टर ऑफ NaOH 1, why? Only one OH minus is there। ये ध्यान दो, NaOH इनके लिए हम लोग क्या देखेंगे? ये बेस है, बेस में हम लोग OH माइनस देखते हैं। हाउ मेनी OH माइनस आर देयर? 1। तो NaOH का एन फैक्टर 1। मोलैरिटी ऑफ H2SO4 0.3 दिख रहा है। वॉल्यूम ऑफ H2SO4 कितना है बे? 500 डिवाइडेड बाय 1000 नहीं करते अभी के लिए, बाद में देखते हैं। इनटू एन फैक्टर ऑफ H2SO4 2। वेरी नाइस, समझे? अब तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने आए? ध्यान दो, 2 इंटू 500, 1000 इंटू 0.3, देखो ना पहले, 1000 इंटू 0.3 300, कुछ तो बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ, रुको तो, मिलीमोल, ठीक है। देखो बे, नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट क्या रहता है? मोल। तो मोल आना चाहिए, बट तुम लोग मिलीलीटर यूज कर रहे हो, तो मिलीलीटर से अपने को क्या मिलता है? मिलीमोल। ये टर्म भी तुम लोगों को पता चल जाएगी, फिर समझ में आ रहा है? अगर तुम लोग इसको डायरेक्ट 1000 से डिवाइड करके करोगे तो आंसर क्या आएगा? किसमें आएगा? 0.3 मोल। बट अगर तुम लोग कन्वर्ट करना भूल गए तो ये 300 क्या बने? मिलीमोल। यूनिट्स कैसे कैरी फॉरवर्ड करने के समझ में आ रहा है कुछ? पक्का? ये जस्ट एक नई चीज थोड़ी सी तुम लोगों को पता चल जाए इसलिए। अब नंबर ऑफ मोल्स से अगर तुम लोगों को मास निकालना है
तो क्या फॉर्मूला रहता है? गिवन मास अपॉन मोलार मास, ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है। तो अभी गिवन मास निकालना है तो क्या करने का? क्या? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास ना। अरे गिवन मास अपॉन मोलार मास इज नंबर ऑफ मोल्स ना, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास इज मास। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? 300 मिलीमोल्स। मोलार मास ऑफ NaOH 40 रहता है। कितना रहता है? 40। 4 3 12 एंड 2 शून्य, 2 ही एक है और एक है, 3 शून्य। समझ में आ रहा है? 12,000 यूनिट। मिलीग्राम्स, ग्राम्स नहीं आएगा। मिलीमोल्स यूज कर रहे हैं तो यूनिट क्या आता है? मिलीग्राम्स। एंड फिर बाद में तुम लोग चाहिए तो इस मिलीग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हो। कितना ग्राम्स आएगा? 12 ग्राम्स। ए देखो भाई, मुझे पता है तुम लोग यहाँ पे इजीली कन्वर्ट कर सकते थे। 1000 कैंसिल आउट हो जाता था, इजीली आंसर आ सकता था। बट तुम लोगों को यूनिट्स कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो बताना था। ठीक है, ये ऐसे भी मेथड मतलब करेक्ट है। ठीक है, लिख दो। हाँ, ऑप्शन में ग्राम्स में दिया है तो मतलब फिर कन्वर्ट पहले ही करोगे तो अच्छा ही है। ठीक है, बट अगर भूल गए या फिर आंसर बहुत अजीब लग रहा है, बड़े आंसर आने लग गए 12,300, अपने इसमें कभी नहीं आते, तो तुम लोगों को आइडिया लगेगी ना भाई कि ये मिली मोल्स एंड मिली ग्राम रहेगा। ठीक है, तब जरा यूनिट्स एक बार चेक करना। ठीक है, समझे? लिख दो। और एक क्वेश्चन देता हूँ इसके बाद। हाँ, ये अभी जो किया था वैसा ही। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 0.2 नॉर्मल KOH रिक्वायर्ड टू, बस यहाँ पे, टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 500 ml ऑफ 0.5 मोलार फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ठीक है, अब लास्ट बेंच यहाँ पे कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? KOH एंड ओके। KOH के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? KOH के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वेरी नाइस, N into V। एंड H3PO4 के लिए which is M into V into N factor। ओके, N factor of H3PO4 is, क्योंकि उसके पास 3H+ है दिख रहा है। पक्का करो। चलो अभी सब कुछ बता दिया, अब करो, करेक्ट आंसर निकालो। इन ml, फाइंड वॉल्यूम इन ml। ठीक है, ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो यूनिट कौन सा यूज करना है। चलो मैं क्वेश्चन वापस आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। आ जाओ, चलो क्वेश्चन फाइंड, बस यहाँ पे फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, लिखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 इन, क्या यूज करें, मोलारिटी, इन मोलारिटी 200 ml of which 200 ml of which reacts completely with 100 ml of 0.5 molar ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे आएगा? अब इसमें रिएक्शन कुछ काम की है क्या? नहीं। इसमें क्या काम का है? एन फैक्टर। व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड? पेजेस 2। वेरी नाइस। नंबर ऑफ कार्बन आइटम याद है? H2C2O4 का नंबर ऑफ कार्बन आइटम सिर्फ तो 2। एंड व्हाट इज द
5, एसिडिफाइड KMnO4 दिख रहा है सबको, ठीक है, तो उसका एन फैक्टर 5। ऑक्सैलिक एसिड KMnO4 दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल करना है, करोगे कुछ से ट्राई करो। चलो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे दोनों के लिए, M इंटू वी इंटू एन फैक्टर दिख रहा है सबको, हाँ, क्योंकि इसके लिए मोलरिटी पूछी है, वॉल्यूम दिया है, इसकी भी वॉल्यूम और मोलरिटी दे के रखी है। एन फैक्टर खुद से पता, एन फैक्टर दिया नहीं रहता, वो खुद से पता रहना चाहिए, ठीक है, वो इसलिए पहले सब कुछ बता दिया है। चलो करो, वहां पे तुम लोग आया आंसर, करो करो। देखो यहाँ पे तुम लोग यूज करोगे M इंटू वी इंटू एन फैक्टर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। बातें बंद, यहाँ पे रुको, यहाँ पे बातें बंद। अब M इंटू वी इंटू एन फैक्टर, M इंटू वी इंटू एन फैक्टर, KMnO4 की मोलरिटी पूछी है, वॉल्यूम दिया है 200, एन फैक्टर 5, मोलरिटी यहाँ पे दी है 0.5 इंटू वॉल्यूम दिया हुआ है 100, एन फैक्टर इसका 2, ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई 2 1 जा 200 जा 100 और 100 कैंसल, 5 1 जा 5 0.1 जा, समझ में आ रहा है, तो आंसर आ गया 0.1 मोलार, ठीक है, ये समझे, ओके। नेक्स्ट क्या हुआ, अब नेक्स्ट बस भाई क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन करो फिर घर भागो। देखो फाइंड, हाँ ठीक है, बातें बंद करो, ये तुम लोग एक क्वेश्चन तो करो ना यार, तुम लोगों ने अभी तक एक भी क्वेश्चन पूरा नहीं किया। फाइंड द, अबे इनकी बात कर रहा हूं मैं, इधर बात कर रहा हूं मैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7 वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलार एसिडिफाइड K2Cr2O7 required to react completely with 100 ml of 0.1 molar H2O2। H2O2 का एन फैक्टर चेक करो, H2O2 का एन फैक्टर चेक करो 2, ठीक है, एंड K2Cr2O7 का एन फैक्टर 6, इसका 6 है, KMnO4 5 है। K2Cr2O7 अलग से पढ़ाया हुआ है, चेक करो, मतलब वो KMnO4 तुम बोल रहे हो, वो नहीं है। पहले नीट वाले बताओ, वो जेई वाले ठीक है। 23 के बाद थर्ड वाले में क्या है, अच्छा ये अब देखो बे, हाँ इसमें सिर्फ तुम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड निकालने हैं, एंड एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे रहता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था इसमें मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है, तो बस मतलब जैसे H2O2 आज मैंने पढ़ा है, इसका एन फैक्टर 2 रहता है, 1 into 2 फैराडे। KMnO4 का देखो अभी आज जो पढ़ाया था वही यही है, MnO4 माइनस Mn2 प्लस में 5, तो 1 मोल इंटू 5 फैराडे, ठीक है, ये Ca से Ca2 प्लस में जा रहा है, तो 2 इंटू 1.5 3 फैराडे, एंड ये FeO प्लस 2 से Fe2O3 प्लस 3 में जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो 1 इंटू 1 फैराडे, ठीक है, समझा, ओके, तो वो आंसर देख लो भाई, इतना कुछ नहीं। अब 23 ना, ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ ये अभी तक बताना बाकी है, F2, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वेरी नाइस, तो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा। ये देखो भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद का रिडक्शन करता है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन इजीली गेन कर पाएगा, विच इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, समझे, तो इसके लिए इसका आंसर F2 आएगा, थियोरी है। अच्छा ये अपना ये है बे मोल कॉन्सेप्ट है, ये गलती से दिया हुआ है यहाँ पे, ये मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ये देखो ये, हाँ तो ये मोल कॉन्सेप्ट का, ये लिमिटिंग एजेंट का क्वेश्चन है, याद है क्या,
हाँ तो ये नॉर्मल है, ये रिएक्शन सिर्फ तुम लोगों को फॉलो करनी है। बताता हूँ, रुको। नहीं तो ठीक है, ये बाद में हम लोग कर लेंगे, अभी वैसे भी घर पे निकलना है और तुम लोगों को क्यों रुका हुआ ना। एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ सिर्फ मैं। ये आज हो जाएगा, अभी होगा ये। अभी जस्ट देखो केमिनोफर और ऑक्सैलिक एसिड का ही लिया था, बट दिस इज फेरस ऑक्सैलिक। तो फेरस मतलब Fe2+, Fe2+ Fe3+ में जाता है। ये अभी तक रूल लिख के देना बाकी है, मतलब रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन अपने बाकी है, वो भी अलग से पढ़ाऊंगा। तो ये अभी भी मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में कराता हूँ, हो जाएगा, इतना कुछ नहीं। ये सब अभी सल्फाइड आयन एंड ऑल ये सब है ना, अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे। अभी जो पढ़ रहे हैं ना उसमें ही होगा। ये सब अभी तक बताना बाकी है। KI एंड अल्कलाइन मीडियम, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये सब अच्छे क्वेश्चंस हैं जो ठीक है, यस करेक्ट, ठीक है, ओके। तो समझ में आ गया क्या बाकी है, जो पढ़ाना बाकी है वही है, तो वो हो जाएगा, इतना कुछ नहीं। चलो, so with this we'll stop here till then, safe time, bye bye। भानु सर है, हाँ, अरे हैप्पी दिवाली, चलो।